नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में विशेष तरीके से मिल रहे हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सीटेट 2020-21 में, जो कि 16 दिसंबर से 8 जनवरी यानी जो कल तक का जो पेपर हुआ था उस तक हम बात करेंगे कंप्लीट मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जितने भी टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी संपूर्ण तरीके से हम इसमें बात करने वाले हैं, यानी पूरी डिटेल से बात करेंगे। जिसमें जो सीटेट में जो जितने क्वेश्चन मनोविज्ञान के टॉपिकों से पूछे जा रहे हैं या कौन कौन से प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन सभी पे डिस्कस करेंगे। जितने अभी तक के जो एग्जाम हुए हैं मनोविज्ञान से संबंधित जितने प्रश्न, सभी को इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर जितने भी एग्जाम हुए अब तक सभी पेपरों का एनालिसिस भी अपलोड है, तो एक जाके आप चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आप सभी पेपरों के एनालिसिस दे सकते हैं। जिसमें हर जो पेपर हुआ है जिस भी डेट को, उस डेट पे वहाँ पे सभी का एनालिसिस अपलोड है, तो आप जरूर देखें, क्योंकि हमने प्लेलिस्ट के माध्यम से भी बना रखी है जिसमें आप सभी पेपरों को एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम इसमें विशेष बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के जितने भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब तक के पेपर में जितने मनोविज्ञान के क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिकों से देखने वाले हैं, सभी टॉपिकों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, इसमें दो तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो वो हावर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछ लिया था कि हावर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है जिन्होंने दिया था, तो बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो ये भी आप विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित देखिए आंतरिक रूप से भी इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उनकी अगर हम बात करें थोड़ी डिटेल से, कि इसमें अगर मूल की बात करें, देखिए मूल रूप से इन्होंने कितनी बुद्धि बताई है, तो इन्होंने मूल रूप से तो 7 बुद्धि बताई है। और वैसे अपने सीटेट बेस पे जिसका आंसर देंगे, ठीक है, तो सीटेट पे अगर हम इसकी बात करें तो 8 इसका आंसर देना, इन्होंने बुद्धि की बात की। और इनमें क्वेश्चन का जो प्रकार है वो इस प्रकार पूछा जा रहा है। देखिए मैं हर तरीके से बात करूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको आगे जो एग्जाम आप दोगे उसमें मनोविज्ञान में एक भी प्रश्न आप गलत नहीं कर पाओगे, ये विशेष मेरी गारंटी है, ये ध्यान रखिए। देखिए जो इसमें सीटेट में जो अभी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है, इसके जो आंतरिक पार्ट है उसमें 8 पार्ट है। वैसे टोटल की अगर बात करें, ठीक है, टोटल इन्होंने बुद्धि बताई है तो 9 प्रकार की बताई है। ठीक है, वैसे मूल इसमें 7 इन्होंने बुद्धि बताई थी, लेकिन 8वीं प्रकृतिवादी और 9वीं अस्तित्ववादी बताई थी। लेकिन सीटेट में अगर आंसर की बात करें तो आपको 8 ही करना है, ये विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो इन्होंने अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक से विशेष ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आप विशेष ध्यान दो। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार बताए, जैसे भाषायिक बताइए, संगीत बताइए, ठीक है, गणितीय बुद्धि बताइए, ठीक है, अंतर व्यक्तिक अंतरा व्यक्तिक, तो सभी प्रकार की जो इन्होंने बुद्धि बताई उस पर आप विशेष ध्यान दें। सभी का आप टोटल जो वीडियो आप है, तो जरूरी नहीं आप मेरे ही चैनल पर देखें, आप किसी भी चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन हावर्ड गार्डनर या फिर बुद्धि से संबंधित सभी आप सिद्धांत को देख के जाइए। ठीक है, इसमें डिटेल से अगर जो जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर उत्तर में आपको अगर 7, 8, 9 में दिख जाए तो आपको आंसर में 8 ही करके जाना है, इनको बुद्धि के प्रकार। और इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है एक ये भी बन रहा है, ठीक है, हावर्ड गार्डनर से एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि जो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के प्रकार बताए, उन्होंने बुद्धि को किस प्रकार बताया है, तो उन्होंने सभी बुद्धि को अलग अलग एवं स्वतंत्र बताया, ये बात पूछी जा चुकी है। ठीक है, इन्होंने सभी बुद्धि को क्या बताया, स्वतंत्र बताया, यानी सभी बुद्धि अलग अलग प्रकार से कार्य करती। कई बच्चे हैं जिन्होंने बुद्धि संगीत से प्रति होती है, किसी में बुद्धि अपने स्वयं को लेकर होती है, किसी में शारीरिक बुद्धि होती है, किसी में गणितीय बुद्धि होती है ज्यादा। ठीक है, तो अब अलग अलग बुद्धि को सभी को अलग अलग प्रकार से इन्होंने बताया। आगे बात करते हैं, ब्रेन लिपि से संबंधित प्रश्न आ रहा है, तो सीधा सीधा इसमें से एक ही प्रश्न आ रहा है कि ब्रेन लिपि का संबंध किससे है, तो लुइस ब्रेल से है। इसमें थोड़ी बात जानने की है, या हो सकता है आगे क्वेश्चन बन जाएगा इसमें कि ब्रेन लिपि में कितने बिंदुओं के माध्यम से ब्रेन लिपि सिखाई जाती है, तो इसमें 6 बिंदु विशेष ध्यान रखें। कितने, 6 बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखें, 6 बिंदुओं के माध्यम से ब्रेन लिपि सिखाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, सीटेट के अब चाहे कितने भी एग्जाम है पुराने वो उठा के देख लीजिए, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास से जरूर प्रश्न बनता ही बनता है। इसमें बात करते हैं हम वाइगोत्स्की की। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत एवं इन दोनों को मैंने पास पास लिखने का मेन रीजन यही है, क्योंकि जब इस पेपर में अभी जो शायद 7 तारीख का पेपर था उसमें जो ये क्वेश्चन आया था कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं, लेकिन सामाजिक अधिगम सिद्धांत जब आया था तो बच्चे इसमें वाइगोत्स्की ही करके आ गए थे, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत था वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था,
और जो सामाजिक संज्ञानात्मक जो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो दिया था वाइगोत्स्की ने। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से प्रश्न कैसे बन रहे हैं, क्योंकि जो प्रश्नों की लैंग्वेज है ना, इस बार जो मैंने पहले भी बताया था अपने पेपर एनालिसिस में भी मैंने बताया था कि इसमें जो प्रश्नों का जो लैंग्वेज का माध्यम है ना, वो अंडरस्टैंडिंग बेस पर, यानी आपको समझ पे आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस बार ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। जितने मैंने पेपर एनालिसिस किया आज तक के, उसमें सभी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि जितने खासकर पेडागोजी के भी आपको प्रश्न इस बार फैक्चुअल नहीं देखने को मिल रहे हैं। सभी प्रश्न आपको समझ आधारित यानी अंडरस्टैंडिंग बेस वाले ही दिख रहे हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस जानने के लिए इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हर जो थॉट है, हर जो चीजें हैं, हर सिद्धांत है, उसको आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ के जाना है। आप में उसमें ज्यादा डीप नहीं पढ़ो, बस ऊपरी पढ़ो, लेकिन क्या है कि थोड़ा डिटेल से पढ़ के जाओ ताकि आप उसको समझ सके, सिद्धांत को समझना है। आप फैक्चुअल मत पढ़ के जाओ ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादा पूछा जा रहा है, एक तो पूछा है समीपस्थ विकास से। ठीक है, रेगुलर पूछ रहा है समीपस्थ विकास सिद्धांत किसने दिया। हालांकि समीपस्थ विकास सिद्धांत था वो वाइगोत्स्की का एक सिद्धांत नहीं था, एक इनका थॉट था समीपस्थ, जिसे हम जेडपीडी कह देते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सी डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वास्तविक विकास होता है, ठीक है, बच्चे का जो वास्तविक होता है, और एक उसका जो संभावित विकास होता है। ठीक है, ठीक है, संभावित विकास होता है और वास्तविक, इसके बीच में जो एरिया होता है वो समीपस्थ विकास यानी जेडपीडी का होता है। और जेडपीडी से ये संभावित जो वास्तविक विकास है वो संभावित विकास तक पहुंच पाता है। ये होगी जेडपीडी की बात, जिसमें समीपस्थ विकास के नाम से भी दे देता है। ठीक है, तो इस पे विशेष ध्यान दें कि समीपस्थ विकास से प्रश्न बन रहा है। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि एक और इसमें जो प्रश्न बन रहा है वो इस प्रकार से बन रहा है कि इसमें MKO का भी क्वेश्चन बन रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी जब एक बच्चा होता है वो कुछ चीजें सीखना चाहता है। ठीक है, प्रश्न की लैंग्वेज समझना आप, कोई बच्चा है जो कुछ सीखना चाहता है लेकिन उसको वो चीजें सीखने में कठिनाई आ रही है, लेकिन कुछ बड़े या फिर अध्यापक या फिर उससे ज्ञानी जो बच्चा है, उससे ज्ञानी लोग उसको कुछ सहायता दे के सिखाते हैं। तो वो जो सहायता दे रहे वो क्या होता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी बच्चे से कुछ अधिक जानने वाले होते हैं, जिसे MKO के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद स्केप फोल्डिंग से, देखिए सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्केप फोल्डिंग की बात नहीं करी। ठीक है, स्केप फोल्डिंग की बात हम करेंगे। स्केप फोल्डिंग में क्या आपको अच्छे से पता है, इसमें पहले तो शब्दों पे आप विशेष ध्यान दें। इसमें पाड़, डाछा, पाइट, मचान, ये 4 शब्द है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें से आपको प्रश्न कई बार गया, प्रश्नों की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, तो इस पे विशेष ध्यान रहे। स्केप फोल्डिंग को आप पाड़, डाचा, पाइट, मचान इत्यादि नाम से जान सकते हैं। अगर ये शब्द दिख जाए तो आप सीधा आपको वाइगोत्स्की पे आना है। और इसका मतलब होता है शुरुआती दक्ष, यानी बच्चा कुछ सीखना चाह रहा है। और बच्चे को सीखने के लिए एक शुरुआती जो होता है ना, स्टार्ट में जब बच्चा थोड़ा मान लो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो उससे पीछे से पकड़ के उसको थोड़ा साइकिल चलाना सिखाते थे, हल्का सा धक्का लगाते, उसके बाद बच्चा खुद से चलाने लग जाता है। तो जो हल्की सहायता बोलते हैं, शुरुआती सहायता, शुरुआती धक्का, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, जिसे हम मचान, पाड़, डाचा, पाइट इत्यादि शब्दों से जानते हैं, तो आप विशेष इनका भी ध्यान रखें। तो ये हो गए वाइगोत्स्की के संबंधित। ठीक है, इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो दोनों लैंग्वेज मैंने बताई। एक तो समीपस्थ विकास से पूछ रहा है, एक बच्चे अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको समझना। अगर आपको ये सिद्धांत समझ में आ रहा है तो उसके बाद आपको सारी डिटेल्स आपको पता होगी, जेडपीडी क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, MKO क्या होता है। ठीक है, और इसमें ये बातें और ध्यान रखें, 3 बातें आप विशेष ध्यान रखें इसकी, कि जो वाइगोत्स्की है वो समाज की बात करता है, संस्कृति की बात करता है, और साथ में भाषा की भी बात करता है। ये 3 जो वर्ड है आप विशेष ध्यान रखें वाइगोत्स्की से संबंधित, कि ये 3 वर्ड हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। भाषा को बहुत ज्यादा महत्व देता है। इन्होंने 2-3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग भी बच्चों के साथ किया है। ठीक है, जैसे एक आंतरिक भाषा बच्चे में बताइए, जब बच्चा स्वयं बात करता है खुद से, है ना, तो वो भी बातें। ठीक है, ये चीजें 3 वर्ड हैं, इन पे भी आप विशेष ध्यान है। इनसे डायरेक्ट भी प्रश्न बन जाते हैं कि भाषा को महत्व देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वाइगोत्स्की, विशेष ध्यान रखा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि बांडुरा का है, जिसे अल्बर्ट बांडुरा कह दिया जाता है। इस सिद्धांत को देखिए अवलोकनात्मक सिद्धांत भी, ठीक है, परीक्षणात्मक सिद्धांत भी कह देते हैं, अवलोकनात्मक सिद्धांत, क्योंकि अवलोकन के माध्यम से या फिर अनुकरण के माध्यम से बच्चा इससे सीखता है। ठीक है, इसकी डिटेल से अगर हम बात करें तो देखिए इसके डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पे भी अपलोड कर रखे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अल्बर्ट बांडुरा में इसमें जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने दिया था कि बेबी डॉल, इन्होंने एक बेबी डॉल
स्ट्रीम लगाई थी। इसमें क्या किया था, बेबी डॉल पे इन्होंने परीक्षण किया था कि मतलब एक पार्क होता है, एक गार्डन होता है, उद्यान होता है, जिसमें क्या होता है कि गुड़िया को खड़ा कर दिया गया था और वहां पे एक महिला जाती है और महिला उसके टच हो जाती है। ठीक है, अब टच होते ही महिला मानती है कि उसने गलती से, उससे महिला से गलती नहीं थी, उस गुड़िया की गलती, जो उसके टच हुई थी तो उसने उसको थप्पड़ मार दिया और वहां से चली जाती। ये वीडियो जब बच्चों को दिखाया गया तो बच्चे इसका अनुकरण करते हैं, अवलोकन करते हैं, यानी उसको देख के इसका प्रत्यक्षीकरण करके अवलोकन करते हैं। और वो बच्चे भी सेम वैसे ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसे बच्चे बच्चे वापस जाते हैं गार्डन में, उसको जब वो टच हो जाती तो बच्चे उसको मार देते हैं, गुड़िया को। लेकिन ये जो सिद्धांत था ये बाद में निष्फल हो गया था। वो इसलिए हो गया था क्योंकि जब बताया गया था ये सिद्धांत, तब इसमें क्या है, गुड़िया एक निर्जीव थी। ठीक है, गुड़िया निर्जीव होने के कारण इस सिद्धांत को फेल कर दिया था। उसके बाद यही सेम प्रयोग अल्बर्ट बांडूनान ने जब प्रयोग किया था एक जोकर के, जो कि सजीव था, उस पर प्रयोग किया था। अब वैसे ही एक महिला मान लो या फिर और कुछ भी वहां से जा रहा था और उसके वो टच हो जाता है, अब उसको जोकर को देखता है और उसको हाथ मिला के वो चला जाता है। यही प्रतिक्रिया जब बच्चों को क्लास में या फिर उसको दिखाया जाता है बच्चों के सभी के सामने, तब ये प्रतिक्रिया देख के वो अवलोकन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। जब वो भी उद्यान में वापस जाते हैं तब उसके वो जोकर मिलता है तो वो उसको हैंडशेक करते हैं, यानी उसको हाथ मिलाते हैं। तब मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चे अनुकरण या अवलोकन के माध्यम से सीख रहे हैं, निरीक्षण के माध्यम से, प्रत्यक्ष माध्यम से सीख रहे हैं। तो वो है सामाजिक अधिगम, समाज में रहते हुए अधिगम करना कहलाता है अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आई होप ये सिद्धांत आपको अच्छे से समझ में आ गया। और इसकी सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर आ रहा है जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे आ रहा है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि प्रश्न आपको समझ के ही आधारित, समझ पे ही देखा जाएगा। देखिए इसके बाद देखिए प्रश्न विकार। विकार आपको हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम अभी तक नहीं हुआ जो कि 16 तारीख से जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था उससे 8 तारीख तक का पेपर है, तब तक का जो एग्जाम हुआ है इसमें एक भी पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि विकार नहीं पूछा गया हो। तो हर विकार आपको विशेषतः 4 विकार आपसे ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। मैंने अभी तक जो पेपर एनालिसिस किए हैं उसमें सभी में यही देखने को मिले हैं, जो 4 वर्ड हैं। ठीक है, जिसमें डिसलेक्सिया है। ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित पठन विकार, अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, बच्चे को पढ़ने में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो वो है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया दूसरा है, डिसग्राफिया बच्चे को अगर लिखने में दिक्कत हो रही है, जैसे वो बच्चा बी है, बी को डी लिख रहा है, यानी दोनों उसको सेम ही लग रहे हैं, अगर उसको ये दिक्कत हो रही है तो वो कौन सा है। देखिए प्रश्न इस प्रकार से बन रहे, प्रश्न ये नहीं बन रहे कि बच्चे में पठन विकार है या क्या है। प्रश्न ये प्रकार है, अगर बच्चा है वो बी को डी लिख रहा है तो वो कौन से विकार से ग्रसित है, ये ध्यान रखना। जो विकार से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं वो इसी अंडरस्टैंड पे ही आ रहे हैं, जितने प्रश्न आ रहे हैं सभी अंडरस्टैंडिंग पे, कुछ आपको फैक्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो डिसग्राफिया का मतलब ये है कि बच्चे अगर कुछ लिखने में दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो वो क्या कैसा होता है, डिसग्राफिया विकार से ग्रसित है। तो इसमें यही बताया, क्वेश्चन का माध्यम है जब ये पूछा गया था वो यही था कि बच्चा ए को, वो बी को डी लिख रहा है और सी को कुछ और कुछ लिख रहा है, मतलब सेम वर्डों में वो मिस्टेक कर रहा है, तो वो उसको समझने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है। वो ऐसे समझता है कि बी है वही डी है, तो सेम ही लग रहा है उसको, तो वो गलती कर रहा है, तो वो कैसे रोग से ग्रसित है, डिसग्राफिया जी। एक बात करें डिसकैलकुलिया, जो डिसलेक्सिया के बाद डिसकैलकुलिया जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला विकार है वो यही है। इसमें यह पूछा जाए, सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, समझ बेस पे है कि अगर बच्चा है वो उसको जोड़ बाकी गुणा भाग करने में दिक्कत आ रही है तो बच्चा कैसे विकार से ग्रसित है। ठीक है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग जो कैलकुलेटर में करते हैं इसलिए कैलकुलिया, तो डिसकैलकुलिया कैसे, गणितीय विकार के कारण। ठीक है, तो गणना से संबंधित, ये ध्यान रखना, जो गणना से संबंधित जो विकार है वो कैसा हो गया, डिसकैलकुलिया। और एक हम बात करें डिसमोर्फिया, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं क्योंकि ये 4 ही वर्ड हैं जो विकार से संबंधित अभी तक आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए जो डिसमोर्फिया है वो भ्रम से संबंधित है, अगर बच्चे में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चा ऐसे होता है, कहीं जा रहा होता है, वो बिल्ली को देख लेता है। ठीक है, अब बिल्ली उसके गलती से पंजा थोड़ा सा टच कर देती तो वो डर जाता है। उसके बाद जब दोबारा किसी बिल्ली की जगह वो भेड़ वगैरह या भेड़ के बच्चे को देख लेता है, और वह भी एकदम सफेद सफेद ही होता है जैसा बिल्ली का बच्चा होता है वैसे ही, अगर वो उसके टच होता है तो वो दूर से ही देख के भग जाता है क्योंकि उसको ये भ्रम हो गया है। ठीक है, वैसे ही गाय को देखने के बाद वो भैंस को देख लेता है तब वो उससे डर जाता है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों का आकार वगैरह समान होता है तो सभी को एक जैसा ही मानने लग जाता है समान आकार के कारण। तो इसलिए ये भी ध्यान रखें, ये हो गया डिसमोर्फिया जिसमें भ्रम उत्पन्न होता है। ठीक है, ये विकार से संबंधित 4 हैं जो मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। समझ पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसमें डायरेक्ट फैक्चुअल आपको नहीं पूछेगा कि डिसमोर्फिया क्या होता है। ठीक है, तो भ्रम संबंधित नहीं होगा, इसमें ये पूछा है कि बच्चा
किसी गाय को देखता है और गाय को देखने के बाद गाय उसको कुछ गलत व्यवहार करती है और उसके बाद वो भैंस को देखता है और उससे भी वो डर जाता है, तो बच्चे कौन से विकार से ग्रसित हैं? तो समझ आधारित आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बहुत ही चर्चित प्रश्न है सीटेट एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, पहले तो ये ध्यान रखें कि जीन पियाजे ने दिया था, और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अगर डिवाइड करें तो और दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जिसमें वाइगोत्स्की भी आते हैं और अल्बर्ट बांडुरा भी आता है। ठीक है, ये वो सॉरी जेरोम ब्रूनर, तो जेरोम ब्रूनर भी आता है। तो ये दो तीन मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, लेकिन संज्ञानात्मक का जो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जीन पियाजे पे ही जाना है। अब जीन पियाजे पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी बन रहा है सीधा सीधा कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने। ये तो हो गया आपका 1 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा अगर क्वेश्चन पे जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन ये है, इसकी अवस्थाओं से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी ये भी ध्यान रखिए, तो 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, अभी इनको ये भी ध्यान रखें, इनके सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अवस्था के माध्यम से ही सिद्धांत की व्याख्या की थी, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कह देते हैं। ठीक है, इन्होंने 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं तो उनको नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से नाम से। तो पहली अगर हम बात करें तो संवेदी पेशीय। ठीक है, दूसरी हम बात करिए तो पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, तीसरी अगर बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी अगर बात करें तो औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक भी कह देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। ये देखिए, ये चारों के प्रकार पूछा है। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है, बताओ किस प्रकार से, कि मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है इसका जिक्र किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। सीधा सा प्रश्न उठा के दे दिया। तो आपको चारों का सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कौन कौन सी लेवल पे कौन कौन सी जो अवस्था रखी गई है। इनका एक और बात, इनसे एक और जो प्रश्न पूछ रहा है कि देखिए, जो ये पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था का काल बताया गया वो कौन सी स्टेज को बताया गया? तो उस स्टेज का नाम पूछा है, तो संवेदी पेशीय। दूसरी, अभी सभी स्टेजों का आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेज कहाँ पर है, और इनका काल भी पता होना चाहिए। तो संवेदी पेशीय वो 0 से 2 है, 2 वर्ष। दूसरी है 3 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 12, और अमूर्त संक्रियात्मक है 12 से 16 या फिर 18। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन में आंसर दे ही नहीं रखा, आसपास के क्वेश्चन में आंसर मिला रखे। ठीक है, कि जैसे 12 से 18 एज है तो वहां पे ऑप्शन में आपको 12 से 18 देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 2 वर्ष की एज है तो वहां पे 0 से 1.5 वर्ष भी दिख रहा है। तो आपको ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको डिटेल्स अच्छे से पता होगी तो आप आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो ध्यान रखना, जीन पियाजे से जो क्वेश्चन बन रहा है तो सीधा सीधा सिद्धांत पे भी बन रहा है। उसके बाद अगर देखें कि कौन से सिद्धांत में इसमें क्या पूछा है, तो इसमें यही पूछ रहा है कि इसमें ये अवस्था कौन सी, जीन पियाजे की चौथी अवस्था का नाम क्या है, तीसरी अवस्था के आपको नाम पूरा पता होना चाहिए, इसकी एज पता होनी चाहिए कि कौन सी एज में कौन सी अवस्था है, तो ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इसी पर बन रहे हैं, जितने मैं आपको बता रहा हूँ इसी पे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ, आगे बात करते हैं हम नैतिक विकास सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद जो प्रश्न बन रहा है नैतिक विकास सिद्धांत से जो रेगुलर प्रश्न, जो मैं कह सकता हूँ इसको पर डे रिपीट क्वेश्चन है, जिसमें पर डे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है, जीन पियाजे के बाद, वाइगोत्स्की के बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। पहले क्या होता है कि इसमें वो सिगमंड फ्राइड पूछा जाता था सबसे ज्यादा। ठीक है, वाइगोत्स्की, नोम चोम्स्की और जीन पियाजे के बाद सिगमंड फ्राइड पूछा था। लेकिन अभी क्या है कि कोहलबर्ग आपको अच्छे से पता हो, कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3 अवस्था या 3 भाग बताए थे, और इस 3 भागों में 2-2 स्टेज बताई थी। ठीक है, एक एक 2-2 स्टेज, यानी जो पहली स्टेज है, पहली अवस्था है उसकी 2 स्टेज, दूसरी अवस्था उसकी 2 स्टेज, वैसे 6 स्टेज, यानी मैं कह सकता हूं 3 तो भाग थे। ठीक है, और 6 चरण थे इसकी। ठीक है, इन्होंने अभी इसकी डिटेल से अगर बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्चुअल नहीं बन रही। ठीक है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि एक बच्चा है जो समाज में रहते हुए कोई कार्य करता है, समाज के डर से कोई कार्य करता है, तो कौन सी अवस्था से संबंधित है कोहलबर्ग की? तो सीधा सीधा ये देखिए, समाज से जो बच्चा डर के कुछ कार्य करता है, समाज में रहते हुए कुछ डर, समाज के डर की वजह, भाई समाज में मेरे को गलत ठहराया जाएगा अगर मैं ऐसा कार्य करूंगा, तो वो अपनी कौन सी स्टेज थी? वो थी अपनी कन्वेंशनल स्टेज, यानी दूसरी अवस्था। ठीक है, जिसे हम कैसे परंपरागत,
एक तो होगी ये, देखिए 3 अवस्था थी, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ, ठीक है। जो पहली अवस्था थी जो कोहलबर्ग के द्वारा बताई गई है, पहली है पूर्व परंपरागत, ठीक है, पूर्व परंपरागत। जो दूसरी स्टेज है वो परंपरागत, और तीसरी स्टेज थी वो उत्तर परंपरागत, ठीक है। पूर्व परंपरागत यानी जिसे प्री कन्वेंशनल कह देते हैं, और परंपरागत जिसे कन्वेंशनल कह देते हैं, और उत्तर परंपरागत जिसे पोस्ट कन्वेंशनल कह देते हैं। इसमें 2-2 चरण बताए गए, यानी 2-2 स्टेज बताई गई। पहली तो क्या है कि बच्चा जो डर के वजह से कार्य करता है, यानी इसमें बताया गया है कि बच्चा किसी न किसी दंड की वजह से, किसी न किसी नियम या बड़ों की आज्ञा पालन की वजह से यह कार्य करना जानता है, कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन ऐसा कर रहा है, नहीं, उसको दंड मिलेगा। अगर वो कुछ गिलास है, पानी पी रहा है, उसको गिराएगा तो उसको पता है मम्मी मारेगी, इस वजह से वो, क्योंकि क्वेश्चन देखो फैक्चुअल नहीं बन रहे, सारे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस पे बन रहे हैं, तो मैं आपको समझ के आधारित पे ही ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार पूछे जाए हैं और किस प्रकार पूछे जा सकते हैं आगे, ठीक है। उसके बाद अगर दंड की बात करें तो वो पूर्व परंपरागत में आता है। अगर समाज से डर के, देखिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तब बड़ा होने के बाद वो सोचता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो भाई समाज में मेरे को गलत ठहराया जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की की जो स्टेज है, थर्ड स्टेज, ये भी पूछा गया है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की कोहलबर्ग के अनुसार कौन सी स्टेज है, ठीक है। ये भाग नहीं, स्टेज पूछी थी, और स्टेज ये थी तीसरी स्टेज। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको पूरी डिटेल्स पता होगी तभी आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अच्छा लड़की मतलब समाज में अच्छा बनने की कोशिश करता है, समाज के दिखाने के कारण, उसके मन में नहीं है लेकिन समाज में समाज में अच्छा दिखने के कारण ही इसलिए करता है, तो वो समाज से संबंधित है, परंपरागत है। और अगर तीसरी स्टेज की बात उत्तर परंपरागत, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी किशोरावस्था में आ जाता है, उसके बाद उसको क्या होता है कि नैतिकता पर विशेष ध्यान देता है। ये देखता है कि ये, जैसे अभी है कि एक बच्चा है, वो तीसरी स्टेज में, तीसरी अवस्था में आ गया, तीसरी अवस्था में जैसे कहीं जा रहा है बाहर, एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो एक तो वो ये देखेगा कि भाई मैं अगर नियम, जैसे रेड लाइट हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको बचाने जा रहा है, तो वो ये देखेगा कि ये मैं इसको बचाऊं कि नहीं बचाऊं। तो वो पहले तो क्या था कि नहीं, समाज के ऐसे नियम हैं, कानून हैं, ठीक है, वो दंड से डरेगा, समाज से भी डरेगा कि मैं नियम कानून तोड़ूंगा तो मैं गलत ठहराया जाऊंगा। लेकिन उस टाइम बात आ जाती है जब वो किशोर अवस्था पार कर जाता है कि हाँ, कि अब नैतिकता पर बात आ गई कि नहीं, एक इंसानियत का भी फर्ज होता है जिसमें बचाना जरूरी है। रेड लाइट कोई बात नहीं, अभी तोड़ देते हैं लेकिन इसको बचाना जरूरी है, एक नैतिकता का भी धर्म होता है, तो वो नैतिक तरीके से सोचने लग जाता है, तो वो है पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत अवस्था। तो ये देखना तीनों प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं कि बच्चा अगर दंड के माध्यम से कोई कार्य करता है तो कोलबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था है पहली, अगर वो समाज के डर से कार्य करना सीख रहा है तो वो कौन सी अवस्था है, परंपरागत यानी दूसरी। तीसरी है उत्तर परंपरागत, जिसमें वो नैतिकता से, स्वयं की मर्जी से, लेकिन क्या करता है, अच्छे बुरे का ध्यान रखते हुए कार्य करता है, तो वो ध्यान रखना उत्तर परंपरागत, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। देखिए ये जो जितने मैंने टॉपिक लिख रखे हैं सभी टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बातें हम, मेरी तरफ से मैं कोई ऐड नहीं कर रहा, जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसी में थोड़ी डिटेल्स में बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे जो एग्जाम देखने को मिले उसमें आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए विकास से पूछा जा रहा है, समीपस्थ विकास का सिद्धांत देखिए वाइगोत्स्की ने दिया था। हालांकि ये समीपस्थ विकास एक सिद्धांत नहीं है, एक उनका थॉट था जो उन्होंने इस सिद्धांत में रखा था, कौन से, सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। समीपस्थ विकास अपने पढ़ ही लिया, जेडपीडी से क्वेश्चन बन रहे हैं, जेडपीडी को ही समीपस्थ विकास कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं विकास को। अगला प्रश्न है विकास कैसा होता है, ठीक है, विकास कैसा होता है। तो आपके डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन रहा है कि विकास कैसा होता है, तो विकास गुणात्मक, ठीक है, और मात्रात्मक। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि वृद्धि कैसी होती है, क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन बन रहे हैं कि वृद्धि कैसी होती है, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, यानी इसमें मात्राओं का अंकन किया जाता है, उसके शारीरिक रूप का, बाहरी रूप का अंकन किया जाता है, तो वो मात्रात्मक होता है। और विकास अगर पूछे तो विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार से इसका आंकन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों उस समय जो ये क्वेश्चन आया था तब बच्चों ने क्या है कि इसमें एक गड़बड़ी जरूर की थी, कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत था ना, वो सीएल हल ने दिया, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि सीएल हल ने दिया था, लेकिन इसका जो सर्वाधिक जो प्रयोग किया था ना, वो बीएफ स्किनर ने किया था। ये ध्यान रखना, बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन का, ये रीइंफोर्समेंट का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था, बीएफ स्किनर। लेकिन इसी की वजह से बच्चों में कंफ्यूजन हुआ था
कि पुनर्बलन का सिद्धांत BF स्किनर करके आ गए थे, लेकिन इसका जो सिद्धांत दिया था वो CL यानी क्लार्क हेल ने दिया था। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वाइगोत्स्की में जीन पियाजे में अंतर, तो इन दोनों में अंतर आपको बताना था, क्योंकि इसमें सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा गया कि वैसे दोनों ने जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था उसमें देखिए ये बताया गया था कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यानी बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करने वाला है। लेकिन इन दोनों में ऐसे ही मतलब संज्ञानात्मक विकास दोनों ने समान दिया है, समान सब चीजें इन्होंने बताई है, लेकिन एक अंतर इसमें था जो कि इसमें पूछा गया है। इन्होंने बात की थी, देखिए, भाषा और विचार, ये ध्यान रखना। इन दोनों का जब डिफरेंस की बात आती है वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में, तो इसमें यही अंतर आता है कि भाषा एवं विचार पे, क्योंकि जो भाषा की बात करता है वो तो करता है वाइगोत्स्की। ठीक है, हमारे वाइगोत्स्की साहब करते हैं भाषा की बात। इन्होंने ये माना है कि बच्चा जब भी कुछ सीखता है तो सबसे पहले उसमें भाषा होती है और उस भाषा के बाद उसमें विचार उत्पन्न होते हैं उस भाषा के माध्यम से। उसी के विपरीत में माना है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे में पहले विचार उत्पन्न होते हैं और जब विचार उत्पन्न होते हैं तो वो भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है अपने विचारों को। तो दोनों में डिफरेंस बस यहाँ देखने को मिला है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, जिसमें प्रश्न बन रहा है, ये सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है कि भाषा अर्जन सिद्धांत किसने दिया था या फिर भाषा आकार सिद्धांत। दोस्तों दोनों प्रकार से पूछ रहा है, तो भाषा अर्जन सिद्धांत या भाषा आकार सिद्धांत नोम चोम्स्की में। इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या है कि भाषा के बारे में ये मानता है कि नोम चोम्स्की साहब ये कहते हैं कि भाषा के माध्यम से ही बच्चा आगे बढ़ता है, यानी जो भी कुछ सीखता है बच्चा भाषा के बल पे ही सीखता है। अगर किसी बच्चे में भाषा नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं सीख सकता। तो कहने की बात है कि नोम चोम्स्की साहब यही कहते हैं कि जो भी कुछ बच्चा सीखता है वो भाषा के माध्यम से ही सीखता है। अगला देखिए, अधिगम अंतरण से 2 से 3 बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाएं। अधिगम अंतरण क्या होता है वो मैं बता देता हूँ थोड़ा विस्तार से, ताकि आगे भी ऐसे प्रश्न बने तो आपको अच्छे से समझ में आए। अधिगम अंतरण होता है, देखिए, एक तो सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, एक शून्यात्मक, यानी 3 प्रकार के अधिगम अंतरण होते हैं। सकारात्मक ये होता है कि अगर बच्चा कोई कार्य करता है और उसका कार्य का सपोर्ट किसी अन्य चीज में भी, जैसे वो साइकिल चलाना जानता है, अगर वो साइकिल चलाते चलाते अगर मोटरसाइकिल भी चलाने, बाइसिकल भी चलाने लग जाता है, तो उसमें क्या है कि अधिगम अंतरण में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, यानी जो उसका अधिगम था ना ज्ञान, उसका अंतरण या स्थानांतरण हुआ है नई जगह पे, तो उसमें प्लस पॉइंट हुआ है, तो सकारात्मक। एक होता है नकारात्मक में, अगर कुछ चीज वो जानता है और उसी जानी हुई चीज से किसी दूसरे कार्य को करता है, ठीक है, उसमें जैसे मैथ अच्छे से जानता है, अगर वो मैथ के ट्रिक अगर हिंदी में लगाने लग गया है तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो वो नकारात्मक अधिगम, अधिगम का प्रयोग तो किया है लेकिन नकारात्मक हो गया, गलत तरीका हो गया। वैसे ही एक होता है शून्यात्मक, कि मतलब बच्चा कुछ जानता है, ठीक है, साइंस में अगर अच्छा है बच्चा, लेकिन साइंस का प्रयोग वो साइंस में ही कर रहा है और किसी सब्जेक्ट में नहीं कर रहा, तो मतलब उसका और किसी सब्जेक्ट में वो नहीं कर रहा, तो ना तो उसको लाभ मिला ना ही हानि मिली, मतलब सिंपल है उसका उसमें। अब देखिए सकारात्मक, जिससे जो सीटेट में जो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं प्रश्न, वो सकारात्मक के अंतर्गत उसके 3 पार्ट है, वो भी आप ध्यान रखें। एक तो है क्षैतिजीय, एक है ऊर्ध्व, ठीक है, अरे एक होता है शून्य, तो वह भी आप ध्यान रखें। ठीक है, क्षैतिज में अगर बच्चा कुछ जानता है, ठीक है, अगर बच्चा कुछ सब्जेक्ट में कुछ अच्छा ज्ञान रखता है, वही सब्जेक्ट का ज्ञान अगर दूसरी सब्जेक्ट के साथ साथ उसी में ले रहा है, जैसे हिंदी में गद्य अगर अच्छा पढ़ता है और पद्य भी अगर अच्छा पढ़ लेता है, तो वो एक सब्जेक्ट में उस ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, एक ही सब्जेक्ट में एक ही विषय में, तो वो क्षैतिजीय हो गया, एक विषय में संपूर्ण ज्ञान उसको धीरे धीरे प्राप्त होता रहेगा उस अधिगम से। एक होता है ऊर्ध्व, यानी एक सब्जेक्ट का ज्ञान, अगर जैसे हमने हिंदी अच्छे पढ़ने, तो विज्ञान पढ़ने में भी हिंदी का प्रयोग तो होता ही है, तो एक सब्जेक्ट का अगर समानांतर किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी वो प्रयोग कर रहा है तो वो ऊर्ध्व, यानी थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। और एक होता है द्विपार्श्विक, तीसरा होता है इसका पार्ट द्विपार्श्विक, यानी एक हाथ से अगर लिखता है, अगर वो ही राइटिंग स्किल उसकी एक हाथ से लिखने की दूसरे हाथ में आ जाती है, यानी दोनों हाथों से लिखने लग जाता है, तो द्विपार्श्विक, एक हाथ की कला दूसरे हाथ में आना, तो द्विपार्श्विक। तो ये सभी आप ध्यान रखें। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ज्यामिति सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत से डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ज्यामिति सिद्धांत किसने या ज्यामिति चिंतन सिद्धांत किसने दिया, तो वेन हेले ने दिया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्पीयरमैन की। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत और साथ ये भी याद रखें त्रिकारक सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। और इस सिद्धांत में आपको याद रखने वाली बात क्या है कि स्पीयरमैन की बात जहां पे भी आती है वहां पे क्वेश्चन यही बनता है सीधा सीधा कि जी फैक्टर और एस फैक्टर, इन दो जो कारकों की बात की है वो की है स्पीयरमैन ने। तो ये ध्यान रखें, जी फैक्टर से सीधा सीधा प्रश्न बन रहा है। अगर किसी बालक में जी फैक्टर यानी सामान्य बुद्धि है, एस फैक्टर यानी स्पेशल बुद्धि है, तो ये दोनों प्रकार की जब बुद्धियों की बात आती है स्पेशल तरीके, तो वहां पे हमारे कौन से आते हैं, स्पीयरमैन साहब। तो ये भी ध्यान रखें। और स्पीयरमैन से
ये भी क्वेश्चन बन रहा है कि स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे, तो ये भी ध्यान रखें, स्पीयरमैन थे वो फ्रांस के निवासी थे, तो ये भी ध्यान रखें, दोनों प्रकार से प्रश्न बन रहा है। उसके बाद देखिए वाटसन के अनुसार शिशु संवेग, यानी वाटसन के अनुसार, जो महोदय वाटसन महोदय हैं उनके अनुसार जब बालक शिशु रूप में होता है तो उसमें कौन कौन से संवेग होते हैं। अब संवेग आपको अच्छे से पता होगा, जो संवेग होते हैं, हालांकि संवेग की आगे बात करेंगे थोड़ी डिटेल से, लेकिन आप ये याद रखें कि जो वाटसन साहब हैं वो व्यवहारवाद के जनक भी कहे जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि इन्होंने संवेग बताए थे 3, ये ध्यान रखें, भय, क्रोध एवं स्नेह। ये बच्चे में बताएं कि जब शिशु बालक होता है तब वो इन 3 प्रकार के संवेगों का प्रयोग करता है। आगे बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत को आपको अच्छे से पता होगा कि त्रिआयामी जो सिद्धांत था वो जेपी गिलफोर्ड साहब ने दिया था। और जेपी गिलफोर्ड साहब ने त्रिआयामी सिद्धांत में मुख्य जो बातें आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है। आपको देखिए इन्होंने 3 बातें जो आपको एग्जाम में भी यही तीनों बात देखने को मिलेगी गिलफोर्ड साहब के त्रिआयामी सिद्धांत से। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड साहब ने। जेपी गिलफोर्ड साहब का जो सिद्धांत था वो कौन सा था, तो वो त्रिआयामी सिद्धांत। 2 क्वेश्चन तो ये बन गए। तीसरा इन्होंने बात की थी, ठीक है, संक्रिया, उत्पाद और वस्तु। इन तीनों की आप याद रखें कि संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु, ये तीनों की बात की है इन्होंने। अरे एक बात और, इनके कारकों की अगर बात करें तो देखिए पहले इन्होंने 120 कारक बताए, फिर 150 कारक बताए और लास्ट में 180 कारक इन्होंने माने हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है सीटेट में, लेकिन ये बात याद रखें, इन तीनों की बात जेपी गिलफोर्ड साहब करते हैं। इसमें से इतना ही पूछा जा रहा है, ज़्यादा आपको डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। बाकी फिर भी अगर कुछ आवश्यकता होगी तो मैं बताता रहूँगा। आगे बढ़ते हैं एनईपी में। एनईपी जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार एनईपी 2020 का देखिए, एक तो पूछेगा प्रारूप क्या है। अभी तक जो क्वेश्चन बन रहे हैं वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ और जो बन सकते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा आप कुछ भी नहीं समझे। देखिए एनईपी से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो ये एक तो प्रारूप से बन रहा है। जो प्रारूप का फॉर्मूला है 5+3+3+4, ये इसका हो गया प्रारूप, ठीक है। एक तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। और एनईपी का जो एक तो उद्देश्य पूछ रहा है, तो उसका उद्देश्य है लर्निंग एंड लिसनिंग, ये उद्देश्य। अरे इसका ये है कि ये सबसे ज्यादा इसमें अगर जोर दिया जाता है तो एनईपी किस पे जोर देती है, तो वो समग्र शिक्षा पर जोर देती है, ठीक है। ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ, ये समग्र शिक्षा पर विशेष जोर देती है। समावेशी शिक्षा, समग्र शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ लेके, सभी जाति धर्म वगैरह सभी बच्चों को एक साथ लेके जो शिक्षा दी जाती है, ठीक है। समावेशी शिक्षा की वही सेम प्रोसेस है, इसमें भी यही बात है कि समावेशी जो शिक्षा है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। जो समावेशी इसमें क्या है कि जो सामान्य बालक होता है, सामान्य बालक प्लस जो विशेष योग्यता वाला बालक, ठीक है, विशेष योग्यता वाला बालक मतलब विकलांग बालक, तो सामान्य प्लस जो विकलांग, दोनों बच्चे एक साथ रहते हुए शिक्षा प्राप्त करें, वो शिक्षा ही कैसी समावेशी शिक्षा है। इतनी सी बातें इसमें पूछी जा रही। इसमें क्वेश्चन क्या है कि सीधा अंडरस्टैंडिंग बेस पे बन रहा है कि एक सामान्य बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, उसी के साथ कोई विकलांग बच्चा भी पढ़ रहा है, तो वो जो कक्षा है वो किस प्रकार की शिक्षा को इंगित करता है, तो वो समावेशी शिक्षा को। बस आपको समझ आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। मूल्यांकन एवं आकलन को मैं एक साथ बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो मूल्यांकन होता है ना, वो तो परीक्षा में एंड में किया जाता है, यानी जब हमारा सत्र चलता है, किसी का 6 माह की त्रैमासिक चलता है, किसी का वार्षिक चलता है, तो अगर 3 महीने के बाद अगर कोई परीक्षा निर्धारित की जाती है तो वो होता है मूल्यांकन। 6 माह बाद अगर परीक्षा निर्धारित की गई है तो वो है मूल्यांकन। 1 वर्ष बाद यानी वार्षिक जो परीक्षा हम कहते हैं वो परीक्षा होती है तो मूल्यांकन। लेकिन जब आकलन की बात करते हैं तो आकलन क्या है कि सतत होता है, सतत एवं व्यापक जिसे हम कहते हैं। आकलन क्या होता है, सतत, यानी कभी भी लिया जा सकता है। ऐसा नहीं बच्चे को एक फिक्स टाइम नहीं दिया जाता कि आप इस समय इस प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से मौखिक होता है जिसे हम वाइवा कहते हैं, तो कब भी ले लिया जाता है, जब बच्चा पढ़ रहा है उसी समय कक्षा में भी जाकर पूछ लिया जाता है, तो वो होता है आकलन। किसी भी समय किसी भी वक्त ले लिया जाता है। संवेग की अगर हम बात करें तो संवेगों से सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठीक है, एक तो आप ये याद रखो कि संवेगों की जो सबसे पहली उत्पत्ति जिसने बताई थी, सबसे ज्यादा व्याख्या उनकी, तो विलियम मैकडूगल साहब है, ठीक है। कौन है? विलियम मैकडूगल। इन्होंने बताया था कि संवेग 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 14 प्रकार के संवेग प्लस 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी विलियम मैकडूगल साहब ने, ठीक है। और संवेगों की अगर सीधे सीधे बात करें तो संवेग हमारे आंतरिक रूप का जो भाव होते हैं वो संवेग होते हैं, और ये भाव अगर बाहर निकल जाते हैं और किसी क्रिया के रूप में हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो वो मूल प्रवृत्ति कहलाती है। आगे बात करते हैं एजेंसी, ठीक है। ये एजेंसी वर्ड आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा,
लेकिन एजेंसी की अगर हम बात करें तो एजेंसी वर्ड वो है कि बालक का क्षेत्र है, ठीक है। तो बालक की प्रथम एजेंसी, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन जो बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि बालक की जो प्रथम एजेंसी है, ठीक है, प्रथम एजेंसी है वो है माता पिता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, ठीक है, और दूसरा है परिवार। ये दोनों प्रकार से देखना है। अगर द्वितीय एजेंसी पूछे, ठीक है, द्वितीय एजेंसी तो वो है स्कूल, या आप विद्यालय भी कह सकते हैं या फिर इसे शिक्षक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तीनों प्रकार से देख लीजिए। प्रथम एजेंसी की अगर बात पूछे कि बालक की प्रथम एजेंसी कौन सी है, तो परिवार है। द्वितीय एजेंसी पूछे तो वो है विद्यालय। अगर इसमें ऑप्शन में अगर आपको ऐसा नहीं दिखे तो ये ध्यान रखिए, प्रथम एजेंसी माता पिता, और द्वितीय एजेंसी की अगर बात करें तो वो है स्कूल और शिक्षक, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद देखिए अवस्था पर, ठीक है, अवस्था पर सीधा सीधा प्रश्न ये बन रहा है कि बालक की जो आधारशिला है वो कौन सी अवस्था है, तो वो शैशव अवस्था है, ठीक है। बालक का निर्माणिक अवस्था कौन सी है, तो वो है शैशव अवस्था। बालक की गैंग एज किसे कहा गया है, देखिए सीधा सीधा जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बालक की जो गैंग एज कही जाती है वो कौन सी है, बाल्यावस्था। बालक की जो गंदी अवस्था कही जाती है, क्योंकि इसमें बालक विद्यालय नया नया जाता है तो गंदे हो जाते हैं कपड़े, बालक हमेशा गंदा होकर ही वापस आता है, चाहे वो 2 घंटे जाए या 4 घंटे। तो ये भी ध्यान रखिए, जो गैंग एज कही जाती है, ठीक है, बालक का अनोखा काल कहा जाता है, तो ये सभी कौन सी है, बाल्य अवस्था। अगर जटिल अवस्था की बात करें कि जटिल अवस्था कौन सी है, तो वो जटिल अवस्था कहलाती है हमारी किशोर अवस्था। उसके बाद बात करते हैं हम व्यक्तित्व परीक्षण। देखिए व्यक्तित्व के परीक्षण की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व में बहुत सारे परीक्षण किए गए थे, जैसे आत्मनिरीक्षण भी, ठीक है, व्यक्तिवस्तु, और एक होता है परिप्रेक्ष्य। तो ये ध्यान रखना कि व्यक्तित्व की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन जो ज्यादातर प्रश्न पूछ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, ठीक है। एक तो बन रहा है आईबीटी से, कि आईबीटी का टेस्ट किसने दिया था, ठीक है, एक टीएटी हो गया, ठीक है, और एक सीएटी, ठीक है, सीएटी हो गया, और एक एसएटी। इनसे जो सीधे सीधे प्रश्न बन रहे हैं कि ये किसने प्रयोग किए थे इनको, ठीक है। तो आईबीटी की तो हरमन रोरसा, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, बाकी अब मैं बोल के बता रहा हूँ तो समझ लेना, ठीक है। हरमन रोरसा ने दिया था, ठीक है, और टीएटी दिया था मॉर्गन और मुर्रे, ये देख सकते हैं आप। और सीएटी और एसएटी जो परीक्षण दिया था वो लियोपोल्ड बेलक, ठीक है, लियोपोल्ड बेलक। ये ध्यान रखना कि अगर आपसे डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन बन रहे हैं जो व्यक्तित्व परीक्षण से, कि व्यक्तित्व में परीक्षण करने की कौन कौन सी विधियां है, तो सीधे सीधे इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन ये ही बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 से जो प्रश्न बन रहे हैं वो सारे प्रश्न मैं यहाँ पे रख रखा हूँ, तो आप सीधा सीधा एक बार समझ लीजिए। एक तो ये पूछ रहा है कि जब इसमें देखे जो एनसीएफ है 5 अध्यायों में विभक्त है, ये भी आप ध्यान रखें। 5 अध्यायों में जो पहला अध्याय है उसमें मूल बातें रखी गई है, जो 4-5 बातें हैं वो 4-5 मूल सिद्धांत हम कह सकते हैं। एक तो है बाहरी जीवन से बच्चे को जोड़ना, यानी बच्चा जो कक्षा में पढ़ रहा है उसके साथ साथ बाहरी जीवन से कितना कनेक्ट है वो चीजें बताना, ठीक है। और रटंत प्रणाली से उसे समाप्त करना, बच्चा जो रट के सीखता है, यानी बच्चे में अगर मतलब ये है कि बच्चे में परीक्षा का जो बच्चे में डर होता है उसे खत्म करना होता है, जिसके कारण अगर बच्चे में अगर परीक्षा का डर ही नहीं होगा तो रटेगा क्यों, तो वो हर चीज को समझेगा। तो रटने की विधि को समाप्त करना, बच्चे का चौमुखी विकास यानी सभी प्रकार से विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। एक होता है परीक्षा की प्रणाली को लचीला बनाना, और एक होता है सुनागरिक बनाना, ठीक है। और अगर बात करें कि समावेशी शिक्षा की, मैंने बता ही दी है, समावेशी शिक्षा भी इसमें अंतर्गत आती है। और एक बात इसमें सबसे ज्यादा स्पेशल बात कही गई है वो ये है कि अगर बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा अगर फेल हो जाता है किसी कारणवश, तो बच्चे का फेल होने का कारण क्या माना जाता है, तो बच्चे का फेल होने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्या माना जाता है कि बच्चे की जो विद्यालय की परंपरा है, जो प्रणाली है, जो स्कूल मैनेजमेंट है, वो गलत माना जाता है। बच्चा हमेशा सर्वे सर्वा होता है, ये ध्यान रखना। अब जब भी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे तो एक बात ये ध्यान रखे, बच्चा हमेशा सही होता है, बच्चा कभी गलत नहीं होता, हमेशा गलती प्रशासन की होती है या फिर स्कूल मैनेजमेंट की होती है। तो हमेशा ध्यान रखे बच्चा हमेशा सर्वे सर्वा होता है। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर देना है तो ये मान के चले बच्चा तो होता है वो भगवान ही होता है, भगवान का रूप नहीं, भगवान ही होता है, उसकी कभी गलती हो ही नहीं सकती। इसमें अगर बच्चा फेल भी हो गया, चाहे गलती बच्चे की रही हो, लेकिन उसमें कारण क्या रहेगा, पूरा स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है, पूरा स्कूल मैनेजमेंट फेल हो गया। आरटीए 2009 की बात करते हैं तो इसमें सीधा सा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना एक उद्देश्य है इसका। और इसमें मूल अधिकार जो 21A है उसके तहत मूल अधिकार माना गया है, ठीक है, ये निःशुल्क शिक्षा को।
और इसमें जो लोगो बताया गया है, इस लोगो से प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने रखा है। इसमें जो आरटीए 2009 का लोगो है, सब पढ़े सब बड़े, ठीक है। अगर इसमें एक बात स्पेशल जो सबसे ज्यादा सीटेट में पूछी जाती है आरटीए 2009 से, कि एक निजी विद्यालय है, उस निजी विद्यालय में आरक्षित सीटें कितनी होती है, तो 25% होती है। ये विशेष ध्यान रखिए, क्वेश्चन रेगुलर बन रहा है, ठीक है। अगर ये भी प्रश्न देखिए है कि अगर बच्चा है स्टार्टिंग में अगर विद्यालय प्रवेश लेता है तो उसको सबसे अच्छा सिखाने की भाषा लैंग्वेज कौन सी है, तो एक मातृभाषा। अगर उसको मातृभाषा में कुछ सिखाया जाता है तो बहुत अच्छे से उसको कवर करता है, बहुत अच्छे से उस लैंग्वेज को सीख लेता है। आगे बात करते हैं टर्मन की, ठीक है। टर्मन मोदे ने सबसे मेन बात तो यह है कि टर्मन मोदे की एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें ये बुद्धि के आईक्यू के माध्यम से मापा जाता है बुद्धि को। तो इन्होंने आईक्यू का सिद्धांत दिया था 1916 में दिया था, ठीक है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यानी मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज इंटू 100, तो ये सूत्र था, ठीक है। सूत्र हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो मेंटल एज इंटू बटा क्रोनिकल एज इंटू 100, तो ये इनका सूत्र था जो 1916 में इन्होंने दिया था। उससे पहले भी ये सूत्र दिया गया था, लेकिन वो अधूरा था, मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज, जो कि ये वो टर्मन ने नहीं दिया था, वो स्टर्नबर्ग ने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ देखिए टर्मन की अगर एक बात है तो इसकी सारणी में ना तो 3 चीजें विशेषता पूछी जाती है, ठीक है। मैं बता देता हूं यहाँ पे, देखिए इसमें से जो टर्मन से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक तो 25% आईक्यू, ठीक है, 25 आईक्यू, एक 140 प्लस आईक्यू, एक होता है 90 से 109 आईक्यू। तो ये विशेष ध्यान रखें, अगर 25 से कम किसी की आईक्यू है, ठीक है, बुद्धि लब्धि कहा जाता है आईक्यू को, आपको यह अच्छे से पता होगा। 25 से अगर कम है तो वो बच्चा कैसा होगा, या तो मंद या फिर उसे जड़ कह देते हैं। अगर उसकी 140 है तो वो प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाता है। अगर उसकी 90 से 109 के बीच अगर आईक्यू है तो वो सामान्य बालक हो जाएगा। तो ये बातें विशेष ध्यान रखिए। हालांकि सारणी तो बहुत लंबी है इनकी, लेकिन एग्जाम में यही पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखें। अगर आप इससे 90 से 109 से थोड़ा नीचे आते हो तो बच्चा पिछड़ा हुआ माना जाता है। 90 से 109 से 110 से अगर 120 तक जाते हो तो वो सामान्य से थोड़ा अधिक माना जाता है, यानी थोड़ा स्पेशल माना जाता है सामान्य से। तो ये छोटी मोटी बातें, ये तो आपको पता है। बाकी स्पेशल ये 3 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनकी सारणी से, जो कि आपके सामने सभी क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। अगर देखिए सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन रहा है कि बुद्धि कैसी है, तो बुद्धि का जो संप्रत्यय है, बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो कैसा है, अमूर्त है। यानी बुद्धि को हम ना तो छू सकते हैं ना ही उसे देख सकते हैं, तो बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है, ये भी आप ध्यान रखें। बुद्धि के प्रकारों की अगर बात करें तो बुद्धि के प्रकारों की चर्चा की है हमारे थॉर्नडाइक साहब ने, ठीक है। थॉर्नडाइक साहब ने बात की है, तो बुद्धि के कितने प्रकार बनाए उन्होंने, 3 प्रकार बताए। एक तो इन्होंने बताया था, ठीक है, यांत्रिक बुद्धि। दूसरा बताया इन्होंने वो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। और तीसरी बताई इन्होंने सामाजिक बुद्धि। तो ये ध्यान रखें, 3 प्रकार इन्होंने बताया। यांत्रिक बुद्धि जिसमें कारीगर होता है, मैकेनिक होता है, ये चीज आ जाती है, जिसमें मूर्त बुद्धि होती है। एक होता है अमूर्त बुद्धि, जैसे इसमें कवि वगैरह हो जाता है, ठीक है। और सामाजिक बुद्धि होती है, इसमें नेता राजनेता वगैरह होता है। तो ये ध्यान रखिए, तीनों प्रकार की बुद्धियों का जिक्र इन्होंने किया। और इनके साथ अगर आप थोड़ा जानना चाहो तो मैं बता देता हूँ कि जो ये 3 प्रकार बताए बुद्धि के, इनके साथ साथ गेरिट मोदे ने भी 3 प्रकार बताए। उन्होंने बताया मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक। इन्होंने बस मूर्त को नाम दे दिया यांत्रिक। तो ये ध्यान रखना, मनोविज्ञान में जो बुद्धि के प्रकार बनाने वाले उन्होंने केवल 2 ही मनोवैज्ञानिक थे, एक तो गेरिट मोदे थे, एक हमारे थॉर्नडाइक मोदे। लेकिन हमारे सीटेट बेस पे अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक मोदे ही पूछे जाते हैं, गेरिट मोदे का कोई नाम नहीं आता। तो आप यही याद रखो, थॉर्नडाइक मोदे ने यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि बताई। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आपको पद याद रखना है, इसमें आता है कारीगर या फिर मैकेनिक, जो भी स्पेशल ऐसी मूर्त रूपों में काम करते हैं वो। अमूर्त जैसे कवि हो गया, वैज्ञानिक हो गया, तो ये चीजें अमूर्त में। सामाजिक में, ठीक है, मैंने बताया नेता वगैरह होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अध्यापक ले लो, वो भी एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि समाज से बच्चों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की फ्रांसिस गाल्टन ने। तो फ्रांसिस गाल्टन ने 2 प्रकार बताए व्यक्तिगत विभिन्नता के, ठीक है। क्या क्या बताए, एक तो अंतर्व्यक्तिक, एक अंतराव्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक की बात हमने बहुबुद्धि सिद्धांत के हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में भी कर ली, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। जो अंतर्व्यक्तिक होता है, 1-2 बच्चों में आपस में अंतर करना, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहलाता है, ठीक है। वैसे ही अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता कहलाती है, 2 बच्चों में करना। अगर एक ही बच्चों के गुणों के आधार पर, रंग भेद के आधार पर खुद के भी
एक बच्चे के स्वयं के आधार पर ही उसमें गणना की जाती है, तो वो है अंतरा व्यक्ति। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, जो कि अब्राहम मैस्लो द्वारा पूछा जा रहा है, मांग का सिद्धांत, जिसे हम आवश्यकता का सिद्धांत दोनों प्रकार से पूछ सकता है। ठीक है, मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत इसमें ये है, इसमें 5 स्टेजें बताइए अब्राहम मैस्लो ने कि बच्चे में मांग की आवश्यकता होती है, फिर मांग की आधारभूत आवश्यकताएं होती है, वो 5 बताइए इन्होंने बताइए। और इसमें जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये बताया है कि एक बच्चा है या फिर एक मतलब व्यक्ति है, वो कौन सी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है मांग की, तो वो है आत्मसिद्धि। देखिए अब इसके 5 प्रकार है, वो मैं बता देता हूँ। एक तो होगी शारीरिक मांग, इन्होंने 5 मांगे के बताइए ना। एक तो शारीरिक हो गई, ठीक है। दूसरी होगी इनमें सुरक्षा, यानी बच्चे सबसे पहले चाहिए किसी को शारीरिक, मतलब ये है कि मेरे को शरीर से संबंधित सारी मतलब निरोगी होनी चाहिए मैं। उसके बाद होता है शारीरिक से संबंधित कि हमारा शरीर हो गया तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी को शरीर मिला है तो उसकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए तीसरा है, ठीक है, शारीरिक हो गया, दूसरा सुरक्षा हो गया, तीसरे समाज की जरूरत है, ठीक है, उसका समाज होना भी चाहिए। अगर उसको सुरक्षा मिल रही है तो एक समाज होना चाहिए। अब तीसरी जब ये कंडीशन पूरी हो जाती है, उसके बाद चौथी कि समाज में सम्मान भी होना चाहिए। अब जब समाज में सम्मान हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद शारीरिक सुरक्षा वगैरह सब हो गई, तो उसको 5वीं अवस्था होती है, वो आत्मसिद्धि की अवस्था होती है। और सभी मनुष्य पहुंचना चाहते हैं आत्मसिद्धि पे, ठीक है, आत्मसिद्धि। तो ये ध्यान रखना, ये 5वीं स्टेज है और इनका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। इनका सीक्वेंस भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर 5वें की बात करें तो वो आत्मसिद्धि है। चौथे के बाद ये समाज में सम्मान। अगर तीसरी स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे समाज की जरूरत होती है इसको। अगर दूसरी स्टेज की बात करें तो इसमें होता है सुरक्षा, ठीक है। और पहली शारीरिक मांग। तो ये ध्यान रखना, पहली शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी समाज और समाज में सम्मान या प्रेम, ठीक है। किसी भी प्रकार से थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, तो आपको ये चीजें समझनी है। और 5वीं होती है आत्मसिद्धि। अगर इसकी बात करें कि कितने %, तो 2 से 5% लोग ही इस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, बाकी तो यहीं पे ढेर हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि ये 5 प्रकार की जो मांगे बताइए अब्राहम मैस्लो ने बताई अपने मांग के सिद्धांत या फिर आवश्यकता के सिद्धांत पर, ठीक है। अंतिम में बात करते हैं हम सृजनात्मक बालक। इसमें देखिए सीधा प्रश्न जो बन रहा है वही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें यह पूछा जाता है कि एक बच्चा है, उसमें सृजनात्मक बालक है, ठीक है। एक बालक कैसा है, सृजनात्मक बालक है, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, एक जो सृजनात्मक बालक होता है ना, उसमें अपसारी चिंतन की बुद्धि पाई जाती है कि बच्चा एक चीज के लिए 10 तरीके से सोच सकता है, ठीक है। अपसारी का मतलब क्या है, अपसारी मतलब एक चीज के लिए 10 तरीके से खोज करना। और अभिसारी अगर पूछ ले तो अभिसारी का मतलब है 10 चीजों के लिए एक ही बुद्धि से तरीके से काम करना। तो ये ध्यान रखना, अपसारी और अभिसारी का। तो सृजनात्मक बालक में हमेशा अपसारी चिंतन पाया जाता है, तो ये विशेष ध्यान रखना। इसके बाद जो पहले पूछा जाता है तो वो तो क्या होता है कि जो पहले पूछा था अपना सिगमंड फ्राइड महोदय पूछा जाता था सबसे ज्यादा। और 1-2 सिद्धांत की अगर मैं बताना चाहूँ तो देखिए मनोसामाजिक की बात करें, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत तो वो दिया था इरिक इरिक्सन ने, इरिक इरिक्सन, ये ध्यान रखना। और एक मनोलैंगिक है, जो मनोलैंगिक सिद्धांत भी थोड़ा पूछ लिया जाता है मेरे को लगता है। मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था ना सिगमंड फ्राइड ने, ये भी ध्यान है। मनोलैंगिक सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो दिया था वो दोनों दिया था सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। आई होप ये सारे टॉपिक हैं जो सीटेट के अकॉर्डिंग जितने अभी तक पूछे गए हैं, जितने मेरे हिसाब से जितने भी सवाल अभी तक जो सीटेट में पूछे गए हैं मनोविज्ञान को आधार मानकर, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो मैं आई होप ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर, अगर हो सकता है इसमें कुछ नए भी क्वेश्चन बने तो मैंने इसको अच्छे से समझाया है। अगर वो नए क्वेश्चन भी बनते हैं तो आप आज इजीली हल कर पाओगे इतनी डिटेल से, तो शायद मैंने इसको बता दिया। तो सीटेट के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें आपके बाहर नहीं जाएगी जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे अलग में जैसे और किसी विषय पर अगर आपको क्लास चाहिए तो भी मैं आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे, या पे ईवीएस पे चाहिए, ठीक है, ईवीएस पे चाहिए तो उस पर बनाने, एसएस पे चाहिए तो एसएस पे बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप खुद कमेंट करके बताइए कि किस पर बनाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।